अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। लगता है कि मैंने पिछला जो वीलॉग किया था जिसमें मैंने तालियां भी मारी थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए, उसने इट हैज़ टच्ड अ रॉ नर्व उस पे, क्योंकि किसी ने उसका क्लिप बना दिया है। वो क्लिप जो है वो वायरल हो गया है। और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जुडिशरी की एक बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे ये प्रोटेस्ट किया कि मेरा ये जो तालियां बजाने वाला सीन था ये खासा मायूब था, इनअप्रोप्रिएट था, गैर मुनासिब था। मैंने उनसे एतराफ़ किया कि थोड़ा आउट ऑफ द वे था। उन्होंने कहा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी तो बहुत लोग बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने कहा कि सर, जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एफिडेविट दें, गारंटी दें कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे 11 तारीख तक, और एक उनसे एश्योरेंसेस ली गई हैं, वो भी तो बहुत अजीब व गरीब था। और उसके हवाले से आपने देखा है कि बार की तरफ से, वकला की बरादरी की तरफ से, सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात में जो है उसको किसी ने वेलकम तो नहीं किया। वो बात बहुत अजीब व गरीब है। बल्कि जो चीज़ मैंने उनसे नहीं कही, लेकिन वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ कि एक बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े लर्नर्ड, बड़े कैपेबल बैरिस्टर हैं, जो बड़े क्रिटिकल हैं इमरान खान के और बहुत सपोर्टर रहे हैं PMLN के। वो मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको किसी टेलीविज़न चैनल में बुलाया, किसी एंकर पर्सन, एक वो खातून थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि किस चीज़ पे डिस्कशन करनी है। ये 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है, जब गवर्नर का डी नोटिफिकेशन का फैसला सामने आ चुका था, उसके बाद की बात है। तो बैरिस्टर साहब ने उन्होंने कहा कि उस प्री नोटिफिकेशन के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि उस पर क्या डिस्कशन करनी है, डिस्कशन तो उस पर तो कोई कानूनी डिस्कशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज जो कुछ गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने किया उसका कोई कानूनी पहलू बनता ही नहीं है कि उसके ऊपर एक लॉ के लेंस के साथ जो है डिस्कशन की जाए। ये चीज़ खैर मैंने उनको नहीं कही, जो रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि जो डिसीजन किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, वो भी बहुत अजीब व गरीब और आउट ऑफ द वे था। तो उस पर जो रद्द अमल बनता है कमेंटेटर्स की तरफ से, ज़ाहिर है वो भी आउट ऑफ द वे ही बनना था। उस पर उन्होंने एक बड़ी चुभती हुई बात की। उन्होंने कहा कि आपको ये भी तो गौर करना चाहिए कि जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है, शायद परवेज इलाही साहब भी चाहते थे और उनके वकला भी चाहते थे कि यही फैसला हो। मैंने कहा कि हाँ, ये शक तो मुझे है ही, कि शायद परवेज इलाही साहब की भी दिल में ख्वाहिश यही थी। लेकिन बहरहाल जो मैंने पढ़ा है और जो अखबारों में छपा है, वो तो यही है कि अदालत में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अली ज़फ़र साहब से कहा कि आप इसके हवाले से एक गारंटी दें, हमें एश्योरेंसेस दें। तो उस पे वो हंस के कहने लगे, उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें जो है वो अदालत के फ्लोर के ऊपर तो नहीं हो रही होती। वो तो अदालत के बिल्डिंग से बाहर, या उस कम अज़ कम चेम्बर्स के बाहर से भी बहुत सी बातें जो हैं वो तय हो जाती हैं। तो बहरहाल उनको लगता है कि खासा इस पे यकीन था, और बात मेक सेंस कि परवेज इलाही जो हैं वो चाहते थे किसी तरह का फैसला हो जाए। ये तो मेरे जो पिछले दोनों वीलॉग्स हैं, मैंने भी उसमें इस खदशे का इजहार ज़रूर किया था कि परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी भी मौजें हो गई हैं, कि वो भी ज़ाहिर है यही चाहते थे, उनकी भी ख्वाहिश नहीं थी। तो मैंने उनसे फिर पूछा, टू द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान भी यही चाहते थे कि इसी तरह का फैसला आ जाए और मामला स्टेलमेट में चला जाए, उनको भी आगे मामला को ठीक नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, और इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता कि इमरान खान क्या सोच रहे थे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि किसी क्रेडिबल सोर्स से चंद दिन पहले की ज़रूर पता चला था, बहुत ही क्रेडिबल थे, कि इमरान खान ने इस खदशे का और परेशानी का इजहार किया था कि परवेज़ इलाही जो हैं वो असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते। और उसकी वजह भी इमरान खान साहब ने उस इंटरेक्शन में या कॉन्वर्जेशन में बताई, कि परवेज़ इलाही साहब उनको मसलसल ये कह रहे हैं कि अगर हम पंजाब की असम्बली तोड़ भी देंगे तो निज़ाम, PDM और सिस्टम कोई हल ऐसा निकाल लेगा कि इलेक्शन रोक दिए जाएं, इलेक्शन ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसा कर देगा, अदालतों से कुछ ऐसा करवा दिया जाएगा। ये वही चीज़ है जिसका मैंने बारहा गुज़िश्ता 3-4 दफ़ा वीलॉग्स में मैंने डिस्कस किया, कि इमरान खान के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है, जो इमरान खान ऑफ कोर्स एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर अब इतने भोले तो नहीं रहे, हो सकता है 2017-18 में बहुत भोले रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको निज़ाम की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब आ चुकी है कि उनको अंदाजा होगा कि जब तक आगे से एक ग्रीन लाइट ना आए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बिकॉज सारा निज़ाम पत्ता नहीं खड़क सकता पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और रजामंदी के बगैर।
तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो इमरान खान को भी थी कि असेंबलियां अगर हम डिसॉल्व कर भी देंगे, अव्वल तो हम डिसॉल्व कर दें उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर डिसॉल्व कर भी देंगे, असेंबली डिसॉल्व हो भी जाएगी प्रैक्टिकली, तो उसके बाद भी ये कोई डन डील नहीं है कि इलेक्शन हो जाएंगे। और उसके रास्ते में अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने कई दफ़ा कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कह सकता है कि सर्दी बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो गई है, मच्छर बहुत निकल आए हैं, मेंढक हैं सड़कों पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, रमज़ान है, लोगों को भूख प्यास बड़ी है, खाना नहीं आ रहा, कोई भी वजूहत जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं। तो बहरहाल ये वो मेरी डिस्कशन थी उस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ, और बात में उनकी बहुत ज़्यादा वजन था। और ऑन द अदर हैंड एक और बिजनेसमैन से भी मेरी बात हुई जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, सेंट्रल पंजाब में है, उसी इलाके से है। वो बहुत काम कर रहे हैं जहाँ पे परवेज़ इलाही साहब को, मुनिस इलाही साहब का जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी गुजरात और ये पूरा एरिया जो है ऑन ऑन द जीटी साइड, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब को, उनका बड़ा ताल्लुक है अपने बिजनेस रिलेशंस की वजह से, उनका मुनिस के साथ और परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी बड़ी एक्सेस है, बहुत उठना बैठना आना जाना है। उनका कहना ये था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं जुलाई अगस्त से, और ये जो पिछले 5 माह गुजरे हैं, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने अपने सियासी असर रसूख में बड़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत उन्होंने इजाफा कर लिया है। और अगर जब इलेक्शन होंगे, कि जब ये डस्ट सेटल करेगी, तो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को लग पता जाएगा और उनको बड़ा एक सरप्राइज होगा, बिकॉज चौधरीज बड़े मंझे हुए हैं, समझदार हैं, पंजाब की सियासत को समझते हैं, उनको पता है कि सियासत का जो बेसिक लीवर है वो काम करने से, काम करवाने से सेटल होता है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने 70 अरब से 100 अरब के दरमियान के तो सिर्फ गुजरात के आगे पीछे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। जब जाहिर तरक्याती मंसूबे आप शुरू करते हैं तो फिर ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता है, सब कॉन्ट्रैक्टर के पैसों से और सारी ट्रैफिक को पैसे मिलते हैं, ठेकेदार, छोटे ठेकेदारों को पैसे मिलते हैं, दुकानदारों को पैसे मिलते हैं, क्लर्कों को पैसे मिलते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सेंट्रल पंजाब की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां वो अब श्योर शॉर्ट सीट्स भी मांग रहे हैं कि हमें 30 एमपीए की सीट्स तहरीक इंसाफ दे, साउथ पंजाब में और गुजरात के इलाकों में, वहां उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लोगों के काम करके, लोगों को खुश करके। और चूंकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी मेच्योर नहीं हुए हुए हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि परवेज़ इलाही जो हैं वो किसी भी तरह असेंबलियां जो हैं वो तोड़ने पे रजामंद हों। और जाहिर है कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी देखते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटें। तो ये एक मतलब सिचुएशन है। अब उस इस एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग आपके सामने करना शुरू करता हूँ। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रीन शेयरिंग है जो बिल्कुल इससे रेलेवेंट है, अगर मैं वो आपको दिखा दूं तो लेट मी ब्रिंग इट आउट। ले, दिस इज इट। क्योंकि ये अब इस जो बात हम कर रहे थे इससे बड़ी रेलेवेंट है। इसकी हेडलाइन देखें, ये ट्रिब्यून की स्टोरी है जो कुछ घंटे पहले छपी है। असेंबली डिसोल्यूशन डिसीजन इज फाइनल, यानी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद, जहां चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपना एफिडेविट दिया बैरिस्टर अली जफर साहब के थ्रू कि हम 11 जनवरी तक तो हम आपको गारंटी देते हैं कि असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, उसके बाद देखी जाएगी। अब उसके हवाले से वो उन्होंने इसके नीचे लिखा हुआ है, मैंने जो आपको बताया ना कि मेरे जो सोर्स हैं वो कहते हैं कि इधर से रिक्वेस्ट हुई थी, यहाँ पर उन्होंने कहा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, we gave an affidavit that we will not dissolve the assembly until the next hearing, but the assemblies will be dissolved anyway in a week or two. We were in favor of giving the affidavit. Rather, it was given on the request of the court, he added. ये बेसिकली मेरा ख्याल अखबार ये लिखना चाह रहा था कि वी वर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग द एफिडेविट, रादर, बिकॉज अगर रादर का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है तो उसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन अदालत ने इंसिस्ट किया। बाकी जो सारी स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर तहरीक इंसाफ के लीडर फवाद चौधरी साहब, सत्यान खान साहब और पीएमएलक्यू के लीडर्स को कोट किया गया है, जो बहुत जोर दे के ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोर्ट ने 11 तारीख दे दी है, लेकिन जैसे ही हम उस मरहले से निकलेंगे तो उसके बहुत जल्दी, चंद दिनों के अंदर असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व कर दी जाएंगी। ये सारी स्टोरी है जो मैंने आपको दिखाई। ये और बात है कि इस स्टेज पे किसी को भी मेरा नहीं ख्याल कि यकीन है
कि जो कुछ पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं और जो कुछ पीएमएलक्यू के लीडर्स कह रहे हैं या कहना चाहते हैं या आवाम को बताना चाहते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई है या हकीकत है या क्रेडिबिलिटी है, इस वक्त कोई इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बड़ा लॉस ऑफ फेथ हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो सोच में पड़ गए कि चौधरी साहब क्या करना चाहते थे, इमरान खान क्या करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, पीडीएम क्या करना चाहती है। इस हवाले से दो जो इसे कहते हैं एडिटोरियल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक एडिटोरियल एक दिन पहले का एडिटोरियल है, हाँ ये एक दिन पहले का डॉन का एडिटोरियल है और ये ट्रबल इन पंजाब वैसे इसका टाइटल है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली डॉन ने इलेक्शन का केस बनाया हुआ है कि इलेक्शन होने का वक्त आ गया है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और बड़ा ही मतलब मुझे ताज्जुब भी हुआ और बड़ी मतलब मुझे हैरानगी हुई, बिकॉज डॉन जो है ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी बुरी तरह से अलाइंड है। तो ये कहाँ से, वो एक पुराना हिंदुस्तान की बॉलीवुड का एक गाना था कि शायद मेरी शादी का, पता नहीं क्या गाना था, मैं शायद कि मम्मी को मेरी शादी का ख्याल आया है इसीलिए तो तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो मैं ये सोच रहा था कि डॉन को ये ख्याल कहाँ से आया है, बिकॉज डॉन को कोई ख्याल ऐसा आ नहीं सकता जो पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब की रजामंदी उसमें ना हो, बिकॉज इतनी क्लोज अलायंस हो चुकी है पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड अंग्रेजी के अखबार की पीएमएलएन के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ। तो बहरहाल इसके अंदर अखबार ने यहाँ पर ये आर्ग्यू किया है कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला भी है। ये माना है उन्होंने कि पीडीएम के पास कभी भी नंबर नहीं थे कि वो वहाँ पे कुछ कर सकते, और ये मुफ्त में इन्होंने सारा ड्रामा खड़ा किया हुआ था। और डॉन ने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि ये मामला एक बार फिर अदालतों में चला जाएगा परवेज़ इलाही के हवाले से, और अदालतों में नहीं जाना चाहिए, पीडीएम और पीटीआई को मिल के जो चीज़ें हैं उनका उनका फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन फिर दरम्यान में बड़ी चुभती हुई चीज़ लिख दी है, द पीडीएम पार्टीज नेवर हैड द नंबर्स इन द पंजाब असेंबली, their time would therefore have been better spent preparing for dissolution and its aftermath instead of finding new ways to bend the law. इससे पहले इस एडिटोरियल में, चूंकि एडिटोरियल है इसलिए मैं इसका ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ, इस एडिटोरियल के अंदर डॉन ने बड़ा जोर देके ये कहा कि पीडीएम की जमातों ने बड़ा मायूस किया है, बिकॉज इससे पहले ये बहुत जोर देके कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल असेंबलीज की डिसोल्यूशन के लिए तैयार हैं और जैसे ही डिसोल्यूशन होंगी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन में जाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो उन्होंने वॉल्टा फेस किया है, जो उन्होंने टर्न अराउंड किया है, ये बहुत सरप्राइजिंग भी है और डिसअपॉइंटिंग भी। लेकिन साथ ही पीटीआई के ऊपर एक कसी ही चीज, दिस ब्रिंग्स अस टू द पीटीआई's रोल इन दिस प्रेजेंट क्राइसिस since the Punjab Assembly's fate went up in the air. The Khyber Pakhtunkhwa Assembly's dissolution has officially been put on hold. This shows that the party was, as anticipated by some, just using the threat of dissolution as leverage to prod various stakeholders into action. Mr. Khan's Thursday speech made this clearer. The only thing he demanded was a free and fair election. However, he once again seemed to be indirectly asking the non-political forces to weigh in, which is probably a key reason why the PDM has been so intent on thwarting him. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, यानी मुनाफकत तो खाली मतलब लीगल प्रोफेशन में नहीं है या पॉलिटिक्स में नहीं है, मुनाफकत माशाल्लाह मीडिया में भी बहुत है। डॉन के इस, आप इसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि डॉन का ये गुमान है कि जो हुकूमत आई है, यानी इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अगर देख रहे हैं, उससे नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उससे डिमांड कर रहे हैं, तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक उनका स्टेप है। लेकिन पीडीएम की जो हुकूमत है वो परेशान है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, एज इफ के पीडीएम की हुकूमत जो है उसकी पैदाइश में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद डॉन ने जो चीज लिखी है वो सही है कि दिस सिलीनेस हैज टू स्टॉप. Mr. Khan cannot refuse to take the pitch and expect to be awarded the match too, while the PDM should realize it cannot put off elections forever. Talks between the two must resume with the recognition of political realities and focused on the single agenda of negotiating a mutually acceptable date for elections. इस एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि अगले दिन जो आज का एडिटोरियल है, ये 24 तारीख का, बैक टू स्क्वायर वन, इसमें डॉन ने सबको कंडेम किया है और डॉन ने कहा कि यहाँ सबकी कच्चा छटा खुल गया है। परवेज इलाही को वो मिल गया है लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के नतीजे में जो उनको चाहिए था। पीडीएम ने अपनी जो नो कॉन्फिडेंस की पिटीशन थी, रेजोल्यूशन थी, विड्रॉ कर ली, विच क्लियरली शोज कि वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनके पास नंबर थे ही नहीं। उनको भी जो चाहिए था वो मिल गया है। इमरान खान को भी लगता है पीटीआई को भी जो चाहिए था मिल गया है। लेकिन अब जरूरत इस चीज की है कि अगर पीटीआई को इलेक्शन चाहिए, ये दूसरा एडिटोरियल है एक 24 घंटे के अंदर अंदर जिसमें डॉन ने फिर ये जोर दिया है कि पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए और इमरान खान, पीटीआई और पीडीएम को मिल के इसकी एक डेट जो है उसका
उसका फैसला करना चाहिए, उस पर कंसेंसस करना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब, उन्होंने आखिर में ये कहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला उन्होंने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, अगर अगर पीडीएम के साथ इमरान खान साहब नहीं बैठ सकते, पीटीआई नहीं बैठ सकती, इफ द पीटीआई रियली वांट्स इट्स अर्ली इलेक्शंस, its best option is still to sit down with the PDM and negotiate. If that is out of question, it should stop shedding crocodile tears over the deteriorating state of the economy and wait till August. The PDM too must stop acting like it has all the time in the world. Let me stop sharing. बहुत से इंपॉर्टेंट सोर्सेज बहुत जोर दे के कहते हैं कि इलेक्शन इस साल अपने वक्त पे अक्टूबर में हो जाएंगे। जिन सोर्स से मेरी बात हुई उनका कहना यह था कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह से ये पता है कि सिंध हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस आए हुए हैं जिसके बाद ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं होगा कि इलेक्शंस को उसके मुकर्ररा वक्त से, यानी अगस्त में अगर हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाने ही होंगे, या उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। मेरा उनको कहना था कि आप वाकिफ़ हैं कि एक स्क्रिप्ट चल रहा है कि इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है, अरेस्ट होना है, उनको सप्रेस करना है। तो उनका कहना था कि पता नहीं ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती, लेकिन इलेक्शन जो है उनको बहरहाल इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले होना है। ठीक, अब ये तो हो गई एक डिस्कशन। अब बात आ जाती है कि स्क्रिप्ट वाकई है, उस पे रिजल्ट्स उसके निकल सकेंगे नहीं, क्यों? बिकॉज देयर इज मेनी स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। कोशिश पूरी है, और जब कोशिश की बात है तो मैं एक बात फिर आपको याद करा देता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जब जिंदगी का पहिया आगे चलता है तो हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जो कुछ हुआ होता है वो कितना ही उसमें जबर क्यों ना हो, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने असेसमेंट्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शहीद अरशद शरीफ को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, और वो इसी पॉलिटिक्स के नतीजे में कत्ल किया गया। ये नहीं भूलना चाहिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर वाकई कातिलाना हमला हुआ है, ये कोई मजाक नहीं था। और दोनों ही सूरतों में जो बड़े बड़े जुर्म हुए हैं उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हुए तो इसी सिस्टम के अंदर से हैं, इसी सिस्टम के अंदर ताकतवर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो कई दफ़ा जब हम बहुत अच्छी बातों में यकीन करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में जो रुकावट है वो ये कि जो जुल्म है, जो जबर है, जो गंद है, जो टिरनी है, हम उसको लाइटली लेते हैं। और एक आखिरी में जुमला कह दूं बात ख़त्म करने से पहले, जिसको टेल एंड आप समझिए। ये कुछ पाकिस्तानी कल्चर का कुछ मिजाज ऐसा है, कुछ इसका डिफेक्ट ऐसा है कि लोगों के स्पोकन वर्ड्स जो हैं उसके ऊपर बड़ा यानी गुस्सा आता है कि ये बड़ा गैर मुनासिब जो है बात कर दी है, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, और ये कैसे कर दिया है किसी ने। ये शहबाज गिल ने जो बड़ी गलत किस्म की बातें की, बड़ी बेहुदा बातें करती हैं, इसको ठीक कर दें, इसको उल्टा लटका दें, फलां ने ये कैसे कर दिया है, सेनेटर आजम सवाती ने ये इतनी गलत जुबान जो है वो कैसे इस्तेमाल कर ली है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक्चुअल जुर्म होते हैं, यानी वो चीज़ें जो बाकी सारी दुनिया में जुर्म नहीं है, वो पाकिस्तान में उसको बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। गाली दे दी है, मेरे खिलाफ कुछ कह दिया है, मैंने गाल कर दी थी। लेकिन जो कत्ल हो जाना, जुल्म हो जाना, लोगों को बगैर जवाज के गिरफ्तार कर लेना, अजीब अजीब किस्म के कवानीन बना के लोगों को टेरराइज करना, वो सब चीज़ें पाकिस्तान में काबिल माफ़ी है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्या वजह है इसकी? कोई कल्चरल फेलियर है? आई डोंट नो, बट एनीवे लेट्स एंड विद द प्रे कि चीज़ें बेहतर हो सकें। अभी बड़ी खामोशी है, वैसे अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन लेट्स होप थिंग्स इंप्रूव। थैंक यू।